हेलो एवरीवन। सो मेरे प्यारे बच्चों, आफ्टर द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोजन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लेक्चर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन से। देखिए, आपने आज तक नेसेंट ऑक्सीजन पढ़ा होगा, है ना, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ऐसे ही नेसेंट हाइड्रोजन होता है। एंड नेसेंट चीज़ें काफ़ी रिएक्टिव होती हैं, है ना, क्योंकि ये चाहती हैं ये कैसे भी एक और हाइड्रोजन को ढूंढ के किस में कन्वर्ट हो जाए, H2 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ओके। सो नेसेंट हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कैसे इसको बना सकते हैं हम? सो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच इज़ लेस रिएक्टिव देन नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अंदर अगर हम KMnO4 डाल दें, ठीक है, तो कोई रिडक्शन नहीं होता, कोई चेंज ऑफ कलर देखने को नहीं मिलता। बट अगर हम जिंक विद डाइल्यूट H2SO4 डाल दें, देन डीकलराइजेशन अकर्स। सो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है वो KMnO4 को रिड्यूस कर सकता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है वो कम रिएक्टिव है, और जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन है दैट इज़ मोर रिएक्टिव। ठीक है, एंड उसने यहाँ पर क्या कर दिया, आपका कलर चेंज कर दिया। आप ये रीड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब जब हाइड्रोजन को हमने ब्रेक किया, जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो हमें दो हाइड्रोजन मिले। दिस इज़ योर एटॉमिक हाइड्रोजन विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक आर्क मतलब चिंगारी दो टंगस्टन फिलामेंट्स के थ्रू पास की जाती है। तो क्या होता है, ये HH वाला बॉन्ड ब्रेक होके दो हाइड्रोजन बना लेता है, विच इज़ नोन एज द नेसेंट हाइड्रोजन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एटॉमिक हाइड्रोजन। सिर्फ आपको इनके बीच में बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये जो पॉइंट्स दो लिखे हैं ना, कि नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में विच इज़ मोर रिएक्टिव, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एटॉमिक हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, but nascent hydrogen is formed at ordinary temperature, and the reducing power of atomic hydrogen is more than the nascent hydrogen. ठीक है, अब हम ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सो दो टाइप के हाइड्रोजन यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है ऑर्थो हाइड्रोजन, एक है पैरा हाइड्रोजन। बहुत ही ईजी है, आपको पता है ये जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, अगर ये जो प्रोटॉन है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे प्रोटॉन भी घूमता है। अगर दोनों का स्पिन, दोनों प्रोटॉन्स का स्पिन, है ना, हाइड्रोजन के अंदर दोनों प्रोटॉन्स का स्पिन जो है सेम डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, देन इट इज़ नोन एज ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देन इट इज़ नोन एज पैरा हाइड्रोजन। इनके ऊपर जो आज तक क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट, वो यही आया है कि ऑर्थो और पैरा का रेशियो क्या होता है। सो ऑर्थो ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ 75%, और पैरा जो है वो 25% एग्जिस्ट करता है। सपोज ये बॉक्स है, इसके अंदर 100 हाइड्रोजन हैं, तो इसके अंदर 75% मतलब 3 बार तो आपका ऑर्थो हाइड्रोजन निकलेगा अगर आप रेंडमली निकालते हो, और एक बार क्या निकलेगा, पैरा हाइड्रोजन निकलेगा। सो ये रेशियो आया है 3:1। ठीक है, सो ऑर्थो फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज़ फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन पैरा फॉर्म। अब इसीलिए इनऑर्गेनिक बड़ी ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोई फंडा नहीं है आपके लिए, जस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जिसके नोट्स बढ़िया, जिसका कंटेंट बढ़िया, है ना, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज, वो इनऑर्गेनिक में रॉक करता है बच्चों। नेक्स्ट कंपाउंड आता है अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर स्ट्रक्चर। सो वाटर का आपको स्ट्रक्चर पता है, यहाँ 2 लोन पेयर है, ऐसे ये रैबिट की तरह दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, चलिए। सो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। सो वाटर के अंदर आपने देखा होगा सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसलिए इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। सो ओशंस के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, और रिवर्स के अंदर सबसे कम। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की बात करें तो इसका टेस्टलेस, कलरलेस लिक्विड, इसके अंदर बहुत ही हाई अमाउंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, वेपर्स बनाने वाली हीट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड, ये बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर H2S से H2SE, इनसे अगर कंपेयर करें तो, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है विच इज़ नोन एज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग with polar molecules even covalent compounds like alcohol and carbohydrates dissolve in it। तो आपने सुना होगा पोलर स्पीशीज़ पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती हैं एंड नॉन पोलर स्पीशीज़ नॉन पोलर में डिज़ोल्व होती हैं। बट यहाँ कुछ नया देखने को मिला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के अंदर ऐसी स्पीशीज़ भी डिज़ोल्व हो जाती हैं विच आर कोवेलेंट इन नेचर, विच आर नॉट आयनिक। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हो बच्चों 109.5 डिग्री एंगल होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर रिपल्शन, जो ये बॉन्ड्स हैं ये क्लोज आ जाते हैं एंड ये एंगल डिक्रीज हो जाता है टू 104.5 डिग्री। केमिकल बॉन्डिंग में आपने VSEPR थियरी में ये सुना भी होगा, है ना। सो इट इज़ अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मतलब इसमें प्लस माइनस देखने को मिल रहा है आपको, है ना। सो इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं बेटा, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। आपने सुना होगा वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस। वाटर मतलब H2O लिक्विड, है ना। वाटर के सरफेस पे आइस फ्लोट क्यों करती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि इसका रीज़न क्या है। भाई अगर कोई चीज़ फ्लोट कर रही है इसका मतलब डेंसिटी आइस की कम है और डेंसिटी वाटर लिक्विड की ज़्यादा है ना। जो हैवी चीज़ें होंगी वो नीचे होंगी। सो डेंसिटी आइस की कम क्यों है? क्योंकि आइस जो डेंसिटी होती है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होता है ना आइस का वो ज़्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर से। तो अगर किसी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वॉल्यूम ऑफ आइस ज़्यादा क्यों है? तो आइस के केस में क्या होता है, आपको केज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। अभी मैं दिखाता हूँ नीचे, डोंट वरी, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे कुछ, और बीच में कैविटी आ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल वाटर मॉलिक्यूल से। सो आइस के केस में वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एंड आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे हो ये मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसके पहले इसके बाद में ये इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो आप देख सकते हो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये बीच में क्या है, कैविटी है, खाली जगह। ठीक है, सो दिस वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू H2O लिक्विड। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जिसमें एम्फोटेरिक नेचर सबसे पहले आता है। मतलब वाटर जो है ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो बेस के साथ ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, अपना H+ दे दिया, और अगर आप इसके साथ H2S ले लो, है ना, तो इट कैन एक्ट एज अ बेस विद द एसिड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने H+ ले लिया। नेक्स्ट है ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर कैसे टूटता है। तो आप देख सकते हो ये इसने क्या किया, अपना H2O ने H+ गेन कर लिया। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है, और इसने H+ लूज़ कर दिया, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जैसे HCl है, HCl में से अगर मैं H निकाल दूँ तो ये जो एसिड था अब ये क्या बन गया, अब ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो यहाँ पर भी देखो हमने इससे क्या किया, एक H निकाल दिया तो जो बन गया वो कॉन्जुगेट बेस बन गया, और अगर इसको H दे दिया तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने सुना होगा। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। तो वाटर की कुछ रिएक्शंस हैं। वाटर विद Na आपको हाइड्रोजन गैस देगा विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डाई हाइड्रोजन। फोटोसिंथेसिस आपने रिएक्शन सुनी होगी, है ना, जिसमें हम CO2 और वाटर का रिएक्शन कराते हैं, और इसमें वाटर जो है इट इज़ ऑक्सीडाइज टू O2। तो यहाँ पर देखिए -2 से ये 0 में चला गया,
सो -2 से 0 का मतलब है पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब नहीं है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं बच्चों। विद फ्लोरीन इट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू O2। फ्लोरीन के साथ भी आप देख सकते हो O2 बन रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब वाटर एंड लिसिस मतलब टू ब्रेक। तो पानी की मदद से हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पर बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। इट डिज़ोल्व मैनी आयनिक कंपाउंड्स। जैसे आप देखो यहाँ पर P4O10, उसमें वाटर डाला तो H3PO4 बन गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। SiCl4 में वाटर डाला तो SiO2 बन गया, इसको सिलिका बोलते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, SiO, फिर ऐसे ही चलता रहता है। नाइट्राइड के अंदर वाटर डाला तो अमोनिया बन गया। अगेन ये नीट का क्वेश्चन है, याद रखना, नाइट्राइड के अंदर वाटर डाला तो अमोनिया बन जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स मतलब आप देख सकते हो जहाँ पर आपको .H2O मिलेगा ना लिखा हुआ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा। जैसे आप देखिए CrH2O6 3+ एंड 3Cl-। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड है वाटर, वाटर ने क्या बनाया हुआ है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। इंटरस्टिशियल वाटर, यहाँ पर आपको .H2O मिले। एंड तीसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। इस बार 2021 में JEE मेंस में यही क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि कॉपर सल्फेट .5H2O में कितना वाटर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा है। और नीट में ये एम्स में पहले ही आ चुका है, 3 साल पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं और 1 वाटर मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ क्या बना रखा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है वो आउटसाइड द स्फीयर होता है। तो सिंपल सा आपके नोट से अगेन एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिला। एंड दिस विल ऑल्सो मोटिवेट यू अगेन। नीट, एम्स, JEE सब में आ चुका है ये क्वेश्चन। 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड है, 1 वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर है, दैट इज मेकिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रहा नीट का क्वेश्चन। सेम, ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डेड से वो बना हुआ है, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप सुनोगे, JEE एडवांस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सो प्योर वाटर के अंदर H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, 10⁻⁷ होता है, ठीक है। NaOH के अंदर वाटर डाला तो Na के अंदर वाटर डाला तो NH बना, हाइड्रोजन गैस निकली, देख लो बेटा। ये सभी रिएक्शंस आप ऊपर देख चुके हो। यहाँ पर एक बहुत शानदार रिएक्शन आती है जिसको आप P ब्लॉक में भी पढ़ के आए हो कि फ्लोरीन के अंदर अगर हम कम वाटर डालेंगे तो ऑक्सीजन बनता है और ज़्यादा वाटर डालेंगे तो ओजोन बनता है। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें, बचेगा कुछ नहीं। नोट्स बनाते रहें, मेरे साथ आगे चलते रहें, ठीक है। तो कम वाटर डालेंगे फ्लोरीन में तो ऑक्सीजन, ज़्यादा डालेंगे तो ओजोन अलॉन्ग विद H2F2। नेक्स्ट है, अगर आपने देखा हो स्विमिंग पूल के अंदर हम क्या करते हैं? क्लोरीन यूज़ करते हैं। तो क्लोरीन होता है ये और वाटर होता है ये, तो यहाँ से ये HCl बन जाता है और ये HOCl बन जाता है। क्या आप HOCl का नाम जानते हो? हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। एंड ये जो HOCl है इसी की टेंडेंसी होती है बच्चों वाटर को क्लीन करने की या फिर प्यूरिफाई करने की। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये HCl से हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? तो बेटा HCl वहाँ बहुत डाइल्यूटेड होता है क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर वाटर का अमाउंट क्या होता है? वाटर का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है, 1-2 लीटर थोड़ी होता है, बहुत ज़्यादा लीटर्स में होता है, तो ये बहुत डाइल्यूट होता है। फिर क्लोरीन के अंदर वाटर डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सो वी गेट HCl एंड ये तो वाटर गैस, सिंथेसिस गैस। बताइए आपको इसको सिंथेसिस गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी से हम मिथेनॉल भी बनाते हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हो CO2 में वाटर डाला तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, 3 है तो सल्फ्यूरस, 4 है तो सल्फ्यूरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। तो ये 4 होते हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड ऊपर बताया था, फिर क्लोरिक या क्लोरस बोल सकते हो, हाइपो
क्लोरस एसिड, फिर क्लोरस, फिर क्लोरिक और लास्ट में आता है पर क्लोरिक। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो CH2 में वाटर डाला तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। फिर ये कार्बाइड्स हैं दोनों, तो कैल्शियम का कार्बाइड तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हमें मैंगो चाहिए और मैंगो का सीज़न नहीं है बट हमें जल्दी मैंगो चाहिए। सो आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं ना वो फ्रूट्स, समय से पहले फ्रूट को पकाना फॉर द ईटिंग पर्पसेस, तो कार्बाइड लगा देते हैं उसके अंदर। सो हेयर वी गेट C2H2 विच इज़ अ एल्काइन, है ना, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्यूमिनियम के साथ वी गेट मीथेन, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैग्नीशियम नाइट्राइड में वाटर डाला सो वी गेट अमोनिया, कैल्शियम फॉस्फाइड में डाला तो वी गेट फॉस्फीन। नेक्स्ट पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया बच्चों, अगर आपको याद हो पर्ल वाइट बताया था आपको। सो BiCl3 के अंदर वाटर डालते हैं तो BiOCl बनता है, सेम ऐसे ही SbOCl बनता है। बट ये वाला इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कंपाउंड, ये पर्ल वाइट होता है इसका कलर, इजिप्ट वाइट भी बोलते हैं इसको। फिर ये सारी रिएक्शन आप ऑलरेडी ऊपर देख चुके हो बेटा, ठीक है। एक होता है SOCl2, एक होता है SO2Cl2। अगर आपको पता है आपके इनके नेम्स मुझे चैट में बता सकते हो, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ वाटर। वाटर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है .5H2 तो ये ब्लू कलर का होता है, और अगर इसके अंदर से वाटर निकाल दें हम और इसको एनहाइड्रस बना दें, है ना, सारा वाटर निकाल दिया हमने, तो ये कलरलेस हो जाता है बच्चों। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये कलरलेस वाला कंपाउंड लेके आओ, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दो, अगर वो ब्लू हो गया इसका मतलब वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। दूसरा, वाटर का रिएक्शन जब हम CaC2 से कराते हैं तो C2H2 गैस निकलती है, अभी ऊपर बताया था C2H2, एंड इट बर्न्स विद द ब्राइट फ्लेम, ब्राइट लाइक यू, जैसे आप सभी का चेहरा चमकता रहता है ऐसे ही इट बर्न्स विद द ब्राइट फ्लेम। नेक्स्ट ये वो आ गया क्वेश्चन, व्हाई द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप इसको आराम से बढ़िया से रीड करना, बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन दिया है, सेम है जो ऊपर बताया था मैंने, ठीक है। सो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम आइस का वॉल्यूम बढ़ चुका होता है, ठीक है, इसलिए उसकी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे आइस की सबसे कम डेंसिटी आपको देखने की मिलेगी और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं, और ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके होते हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज तो डेंसिटी विल इंक्रीज। बट इस टेम्परेचर के पहले और बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड्स उतने टूटे नहीं होते, तो वहाँ पर डेंसिटी का ऐसा फंडा होता है बच्चों। डू रीड दिस पार्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ये ऑलरेडी मैं आपको इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ बच्चों, हार्डनेस ऑफ वाटर पे, ठीक है। सो इसके 2 पार्ट हैं, एक तो न्यूमेरिकल पार्ट है, तो न्यूमेरिकल पार्ट तो आप उसी वीडियो से करना, आपने कर भी लिया होगा, और जो थियरी पार्ट है कि ये होता क्या है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया, इसमें भी बताऊंगा। हाँ, मेथड्स, रिमूवल के मेथड्स वो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करूँगा, ठीक है, तो उस वीडियो को भी इसके साथ साथ देख लेना। सो हार्डनेस होती क्या है, देखिए कभी कभी वाटर क्या करता है, अगर उसके अंदर हम सोप या फिर डिटर्जेंट ऐड करें तो उसके अंदर लेदर फॉर्म बन जाता है, फोम बन जाता है, झाग बन जाता है, सो दैट इज़ नोन एज अ सॉफ्ट वाटर। बट समटाइम्स लेदर नहीं बनता, ठीक है, फोम नहीं देखने को मिलता, सो दैट वाटर इज़ नोन एज हार्ड वाटर। अब आपके दिमाग में आएगा ये हार्ड वाटर होता क्यों है। सो बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से ये वाटर हार्ड हो जाता है। एक हार्डनेस होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। सो टेम्परेरी किस वजह से होती है, टेम्परेरी होती है बच्चों इनके बाइकार्बोनेट्स की वजह से, ये होती है टेम्परेरी, और परमानेंट होती है इनके क्लोराइड्स या फिर इनके सल्फेट्स की वजह से, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये 2 साल पहले का क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दिए थे कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, एक ऑप्शन ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था,
सो ऑब्वियसली दिस इज द आंसर. ठीक है. सो हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम और पीपीटी विद द सोप. जैसे ये वाटर है ना, इसके अंदर हमने M2+ डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम हट जाएगा और यहाँ पर M आके बैठ जाएगा, जहाँ पर M क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और ये पीपीटी बना लेगा. अब ये वाटर हार्ड हो गया, ये फोम वोम नहीं बनाएगा. ठीक है. नाउ दिस वाटर इज़ वेरी बैड एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ड्री पर्पजेज. इट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉयलर्स एंड इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एज वेल. ठीक है. सो टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट. जेई का क्वेश्चन है, 2019 नीट का क्वेश्चन है. टेम्परेरी हार्डनेस को हम नॉर्मली हीटिंग से हटा सकते हैं. आप सिंपली हीट कर दो तो टेम्परेरी हार्डनेस हट जाएगी. तो जैसे आपका ये बाइकार्बोनेट है, हीट किया आपने तो MgOH बन गया, ना रहेगा बाइकार्बोनेट, ना रहेगी हार्डनेस. सो सिंपली आप टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइलिंग से हटा सकते हो. दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड, जो 2019 में नीट में डायरेक्टली पूछा गया था. क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर ऐड कर देते हैं. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से क्या होता है, CaCO3 या MgOH बन जाता है, ना रहेगा बाइकार्बोनेट, ना रहेगी हार्डनेस. सो क्लार्क्स मेथड इज नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट बच्चों. नेक्स्ट आता है परमानेंट हार्डनेस, जो कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से आपको हार्डनेस देखने को मिलती है. इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? इसको बॉइलिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता. इसको रिमूव कर सकते हैं, 4 मेथड है. सबसे पहला है वॉशिंग सोडा. इफ़ यू गाइज रिमेंबर, Na2CO3.10H2, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं. और बेकिंग सोडा क्या था, कंपाउंड्स में याद कराया था, जिसमें H आता है. H मतलब घर, घर मतलब होम, NaHCO3. सो वॉशिंग सोडा डाल दो. ठीक है. जैसे ही आप वॉशिंग सोडा डालोगे, Na2CO3 डालोगे, तो वो क्या होगा, MgCO3 बन जाएगा या फिर CaCO3 बन जाएगा. ना रहेगा MgCl2, ना रहेगा MgSO4, ना रहेगी हार्डनेस. वेरी इजी. सेकेंड मेथड आप कैल्गन यूज़ कर सकते हो. इसका डायरेक्ट फार्मूला पूछा था पेपर में. सो कैल्गन का फार्मूला जो आपको याद करना है, वो याद करना है Na2 Na4PO3 6. बच्चे बोलते हैं सर ये वाला क्यों नहीं याद करना, ये भी याद कर सकते हो, बट इससे आपकी रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि इससे क्लियरली पता चलता है बच्चों कि जो ये अंदर वाले सोडियम है ये रिप्लेसेबल है. जैसे अगर आप ये रिएक्शन देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 कैल्शियम है और एक कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, तो 2 कैल्शियम में +4 हो गया, और यहाँ पर एक सोडियम पे 1 प्लस होता है, तो 4 कैल्शियम पे +4 हो गया. तो आप इन 4 कैल्शियम की जगह 2 कैल्शियम लिख दो, रिएक्शन ख़त्म हो गई. 4 प्लस की जगह 2 मैग्नीशियम लिख दो, रिएक्शन कंप्लीट हो गई. सो आइदर यू रिमेंबर दिस फार्मूला Na2 Na4PO3 हो 6 या फिर NaPO3 का 6. नाम भी पूछा गया है इसका, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट. ठीक है बच्चों, 2 मेथड हो गए. आयन एक्सचेंज मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी को जियोलाइट मेथड भी बोला जाता है और परम्यूटेट भी इसका नाम है. वेरी वेरी इजी. एक बार पूछा था कि जियोलाइट होता क्या है, तो अभी आप खुद ही बता दोगे. Na2Al2Si2O8.XH2. आई रिपीट, Na2Al2Si2O8.XH2. यही ऑप्शन इसका आंसर था. क्या है इसके अंदर, सोडियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकेट है एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. सो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेट या फिर जियोलाइट बोलते हैं बच्चों. बस इतना ही आपको पता होना चाहिए. रिएक्शन भी देख सकते हो आप इसकी. आपने +2 डाला तो 2 सोडियम इसके रिप्लेसेबल होते हैं. यहाँ से हमने सोडियम की जगह कैल्शियम लिख दिया या मैग्नीशियम लिख दिया. ठीक है. और अगर आपको री एक्सचेंज करना है इसको, तो आप इसमें NaCl डाल दो. NaCl आपका ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl विद वाटर, है ना. तो आपका कैल्शियम हटके फिर से सोडियम आ जाएगा. लास्ट मेथड, तो आपने टेम्परेरी हार्डनेस का बॉइलिंग पढ़ा, क्लार्क्स पढ़ा. परमानेंट का आपने वॉशिंग सोडा, कैल्गन, आयन एक्सचेंज मेथड, परम्यूटेड, जियोलाइट, एंड लास्ट है सिंथेटिक रेजिन मेथड, जो इस बार जेई में सीधा क्वेश्चन आया है बच्चों. जेई 2021 एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आई प्रॉमिस, अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत करोगे. तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें 2 पार्ट होते हैं. एक कैटायन एक्सचेंजर होता है, एक एनायन एक्सचेंजर होता है.
तो पहले हम उसको कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास कर देते हैं, फिर एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पास करते हैं, ना बचता है कैटायन ना बचता है एनायन, तो ना बचेगा कैल्शियम का क्लोराइड, ना बचेगा कैल्शियम का सल्फेट, ना मैग्नीशियम का सल्फेट, ना बचेगी हार्डनेस। सो देखिए यहाँ से आया था क्वेश्चन कि प्योर या डी मिनरलाइज्ड या डी आयनाइज वाटर हम कैसे बना सकते हैं। सो प्योर डी आयनाइज वाटर हम कैसे बना सकते हैं। डी आयनाइज वाटर वो होता है जिसके अंदर कोई भी सॉल्युबल मिनरल ना प्रेजेंट हो, ठीक है। सो कैटायन एक्सचेंजर एनायन एक्सचेंजर से हम इसको बना सकते हैं, तो आप देख सकते हो बच्चों। और फाइनली इसके अंदर होता क्या है, पहले हम कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू वाटर अपने MgSO4 CH4 को पास कर देते हैं, और फिर एनायन एक्सचेंजर के थ्रू पास कर देते हैं, कैटायन एनायन सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फाइनली वी गेट द वाटर, वी गेट द डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जो आपके पास नॉर्मल वाटर है, इम्प्योर वाटर, उसको यहाँ से पास किया कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू, सारे कैटायन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर उसको आगे जाने दिया एनायन एक्सचेंजर के थ्रू, सारे एनायन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और यहाँ से हमें H+OH- डिस्टिल्ड वाटर बढ़िया से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आपको पहले हार्डनेस वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो जो मैंने दूसरा प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर। और जिसने कर लिया है वो इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लेना, जिसने नहीं किया है पहले उसको कर लेना, फिर इसको कर लेना, वेरी वेरी ईजी, ठीक है। सो यहाँ तक हमने हार्डनेस का क्वेश्चन देख लिया। ये क्वेश्चन मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 12 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 जिसका मॉलिकुलर मास 120 ग्राम पर kg है, इज प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है। सो 12 मिलीग्राम इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर मतलब 10⁻³ ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, मतलब इसके 1 ग्राम का मास 1 ml हम ले सकते हैं, तो 1 ml का मास 1 ग्राम ले सकते हैं। बट आपको पता है हार्डनेस किस में होती है, हार्डनेस होती है 10⁻6 ग्राम में, है ना। तो 10⁻³ में इतना है, 10⁻³ में 12 mg है, तो 10⁻6 में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने बताया था बेटा, जितना इक्विवेलेंट हमारा MgSO4 का होता है उतना ही हम वेट किसका ले लेते हैं, CaCO3 का ले लेते हैं। CaCO3 का वेट है 100 ग्राम्स। सो 12,000 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 में कितना हार्डनेस होगा, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, 100/120 मल्टीप्लाई बाई 12,000/1000। सो कैंसिल करोगे 10 ग्राम ऑफ CaCO3 आ जाएगा इन 10⁻6 ग्राम। तो इसका हार्डनेस कितना हो गया, 10 ppm। ज़रूर याद से पहले हार्डनेस ऑफ वाटर वाला वीडियो देखना, एंड देन इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना और उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो ये रहा हमारा सेकंड वीडियो का, आज यहीं पर समाप्ति करते हैं। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट, एंड जितने ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचा सकते हो पहुंचाओ बेटा, सभी का भला होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप एन्जॉइंग हाइड्रोजन चैप्टर।